नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फेजेस ऑफ हैकिंग। हमने ये पढ़ा है कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, लेकिन एक प्रॉपर स्टेप होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसी वे में, इसी मेथोडोलॉजी से हैकिंग होती है। मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं हम लोग, या इंडिविजुअली भी अगर हमको करना है तो इस तरीके से करेंगे ना। जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्टेप्स में करेंगे ना तो काफी चांस है कि आप सक्सेसफुल रहोगे। तो इन्हीं स्टेप से कॉर्पोरेट में भी हैकिंग होती है, एथिकल हैकिंग। तो मैं यहाँ पर एथिकल हैकिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो मेन स्टेप्स हैं, एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, लेफ्ट टू राइट, उसी ऑर्डर में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन जमा करना आपके टारगेट के बारे में। आपका टारगेट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, एक कंपनी हो सकती है, एक इंसान हो सकता है। आप यहाँ पर टारगेट को वेबसाइट मत समझना, वेबसाइट सॉफ्टवेयर ये सब मत समझना। आप अल्टीमेटली कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या पेनिट्रेशन के लिए आप किसको पेनिट्रेट कर सकते हो, आप उसके बारे में सोचो। आप कंप्यूटर को तो कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? तो वही चीज़ है, एक इंसान हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ इंसान हो सकते हैं। तो वो टारगेट है आपका। और बहुत सारे केसेस में टारगेट बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग कंपनी है, उसका काम करने का तरीका ही अलग है। और या तो फिर एक गवर्नमेंट है, उसके काम करने का तरीका अलग है। कोई इंडिविजुअल है तो वो तो एकदम ही अलग हो जाता है। तो टारगेट कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है टारगेट के बारे में। फुट प्रिंटिंग को हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं, ठीक है? यही स्टेप है। हम यहाँ पर क्यों गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन? ये सिंपल सी बात है यार। अगर आपको किसी को हैक करना है, मतलब किसी को पेनिट्रेट करना है, किसी के सिस्टम में एक्सेस पाना है, किसी की इंफॉर्मेशन पे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको अगर मतलब लेना है, तो उस केस में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जैसे कोई इंसान है, उसके पास, जैसे कोई कंपनी है, उसके पास वेबसाइट्स है, उसके पास नेटवर्क्स हैं। कितने नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क की आईपीस क्या क्या हैं, और वेबसाइट्स हैं तो कितने डोमेन्स हैं, और कितने डोमेन्स खरीद के रखे हैं, कब खरीदे थे, और बहुत सारी छोटी छोटी बात होती है ना, तो मतलब बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। कितने रिसोर्सेज यूज करते हैं लोग, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वर्जन्स क्या है सारी टेक्नोलॉजीज के, कौन कौन से आईपी एड्रेसेस इन लोग ने खोल के रखे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स खोल के रखे हैं। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ टेक्निकल नहीं होती है, और भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है। जैसे किस बिजनेस मॉडल में काम कर रही है, किस टाइप की कंपनी है, क्या उसका जो सेल्स साइकिल है वो कितना बड़ा है, और क्या चीज़ें सेल करती है, कितना प्रॉफिट होता है उसको, और कितना बजट है, किस लेवल की कंपनी है, कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि उनका माइंडसेट क्या है, और जो बग हम लोग ढूंढेंगे, जो कमियां हम लोग ढूंढेंगे, वो उसको इन लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो इनके लिए ये एक लॉस है या नहीं, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो फुट प्रिंटिंग में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अभी तक हमने कोई कमी नहीं ढूंढी है। हम लोग अपना अटैक सरफेस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कि कितने सारे जगहों से हम लोग पोटेंशियली कमियां ढूंढ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग ढूंढ पाएंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट गैदर कर पाएंगे, जितना बड़ा हम लोग अटैक सरफेस बनाएंगे। अटैक सरफेस मतलब जितने एरिया में आप काम कर सकते हो टारगेट के ऊपर, ठीक है? तो वो होता है अटैक सरफेस। तो जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो सोशल साइट से, पब्लिक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या खुद से अगर मैनुअली भी गैदर करनी है, तो कितने तरीके होते हैं, हम सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पूरा एक मॉड्यूल है उसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आप इतना समझ लो कि प्राइवेट, पब्लिक, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, जितनी इंफॉर्मेशन हो पाए आपको टारगेट के बारे में पता करनी है। और फुट प्रिंटिंग को हम लोग रिकॉनेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है? रिकॉन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं उसको। तो काफी केसेस में आपको रिकॉन सुनाई देगा, तो वो फुट प्रिंटिंग ही होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है, आपको जानना है अपने टारगेट के बारे में। आपको उसके साथ बैठ के उसके साथ बात करना है, आप सोच सकते हो। दूसरे केस में है हमारा दूसरा स्टेप, फुट प्रिंटिंग के बाद स्कैनिंग। अब इस फेस में हम लोग ढूंढते हैं कमियां। इस फेस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लूप होल्स को, वल्नरेबिलिटीज को। जितनी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसी के अंदर हमको कमियां ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढते हैं? हमने अगर ढूंढा है कि वेबसाइट जो है वो पीएचपी यूज कर रही है, तो पीएचपी में कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं, और कौन सा वर्जन इन लोग यूज कर रहे हैं, उस वर्जन में कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं। या फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट है वो इनपुट ले रही है, यूजर नेम पासवर्ड है, लॉगिन का फंक्शन है, तो लॉगिन में कोई लूप होल है क्या? जैसे मैं अगर पासवर्ड गलत डालता हूं तो भी अगर लॉगिन हो रहा है क्या, या सही डाल रहा हूं, और किसी और का पासवर्ड ब्रूट फोर्स हो रहा है क्या यहाँ पे?
तो ये सब चीज़ें हमको कमियां ढूंढनी है। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन में देखी थी तो उनके ऊपर ही हमको कमियां मिलेंगी। इन्फॉर्मेशन और कमियों में डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं उसके बारे में, और कमियां मतलब उसके बीच बीच में ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ से हम लोग घुस सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है, कुछ अंदर जाने का रास्ता मिल सकता है। तो वो स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग बोलते हैं इसको, मतलब सिर्फ स्कैनिंग ही बोलते हैं यार, और कुछ तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। फुटप्रिंटिंग में जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो ना, आपका उतना ज़्यादा चांस होता है कि आप कमियां भी ढूंढ पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि रिकॉन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब आप फुटप्रिंटिंग में फॉर एग्जांपल आप कितने सारे पेजेस ढूंढ लेते हो वेबसाइट के, उतना ज़्यादा चांस होगा ना कि एक पेज में आपको कमी मिलेगी। क्योंकि अगर आपने 10 पेज ढूंढे हैं उसमें कोई कमी नहीं मिली, लेकिन अगर आपने 1000 पेज ढूंढे हैं तो काफ़ी चांस है कि आपको 10 में नहीं मिला तो 1000 में तो मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी मिलेगा। तो इसलिए फुटप्रिंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है, ठीक है, ये सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो स्कैनिंग फेज डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपने फुटप्रिंटिंग कितना अच्छे से किया है और रिकॉन कितना अच्छे से किया है। अब तीसरा स्टेप है, यहाँ पर मैंने स्कैनिंग में सारी कमियां ढूंढ ली, मुझे पता चल गया कि ये कमियां हैं, और मैं अभी मुझे ये नहीं पता है कि मैं हैक कर सकता हूं कि नहीं उनका यूज करके। मैंने अपने इंट्यूशन से पता किया है कि ये कमी है, लेकिन अब मेरे को उसको पता करना है कि ये सच में घुस सकता हूं कि नहीं मैं सिस्टम में इस कमियों के द्वारा। तो उसके लिए एक टर्म आता है यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन। तो थर्ड स्टेप में हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ताकि हमको सिस्टम में एक्सेस मिल पाए। तो इसका नाम है गेनिंग एक्सेस। आपको एक्सप्लॉयट करना पड़ेगा। एक्सप्लॉयट का मतलब यही कि आपको कमियों का फायदा उठाना है सिस्टम में घुसने के लिए। तो यहां पर हम लोग बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं, मतलब दुनिया भर के टूल्स हैं, और काफी टूल्स सेम काम करते हैं कई हद तक, लेकिन आपके ऊपर है आपको कौन सा टूल यूज करना है। कोई आपको बोल देगा कि ये टूल यूज करो तो आप वही यूज कर रहे हो, कोई और के बारे में जानते ही नहीं हो। ऐसा नहीं करना है, सारे टूल्स के बारे में जानो, लेकिन अपनी वजह से कोई भी यूज करो यार, सब अपने अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन कहाँ कब यूज करना है ये आपको आना चाहिए। तो एक्सप्लॉइट करना है उन सारी कमियों को एक्सेस पाने के लिए सिस्टम में। तो एक्चुअल में इस स्टेप में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस स्टेप में आप फंस सकते हो, क्योंकि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप फायदा उठा रहे हो कमियों का, और यहां पर आप पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो कितना अंदर आप घुस सकते हो। तो ये स्टेप होता है गेनिंग एक्सेस का। एक्चुअल में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक्चुअल में आप हैक कर रहे हो सिस्टम को, आप इस स्टेप में बोल सकते हो। अब ये हो गया थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप जो है वो है मेंटेनिंग एक्सेस। अब ये स्टेप जरूरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल स्टेप है, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि जब आपने एक्सेस गेन कर लिया है तो आपको एक बार में इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको चाहिए, आप फिर बाहर आ सकते हो वहां से। लेकिन आपको मेंटेन करना है काफी टाइम तक। आपको ये चाहिए कि मैं सिस्टम पे काफी टाइम तक एक्सेस ले पाऊं, मेरे को बार बार उसको एक्सप्लॉइट ना करना पड़े, लेकिन मेरे को कॉन्स्टेंटली एक्सेस मिलता रहे उसका। एक बार हैक कर लिया और काफी टाइम तक मिले, तो उसके लिए आप परसिस्टेंस बनाओगे। परसिस्टेंस मतलब आप काफी टाइम तक रोक के रखोगे अपना अटैक, रोक के रखोगे। अटैक मतलब आपने एक बार अटैक कर लिया तो एक सिस्टम में आप उसको बाइंड कर दोगे, उस सिस्टम में जाके बैठ जा तू, और फिर वहां पर बैठ के मेरे को साइलेंटली मेरे को इन्फॉर्मेशन वापस देते रहे। तो ये एक इनसाइडर थ्रेट बोल सकते हो आप। यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं बैकडोर। बैकडोर का मतलब क्या? पीछे का दरवाजा। तो पीछे का दरवाजा लोगों को पता नहीं है जो उस घर में रहते हैं। मैंने एक पीछे का दरवाजा बना दिया है सीक्रेटली, जिससे मैं उस घर में आ जा रहा हूं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, उस घर में जितने भी लोग हैं मैं सीक्रेटली आ जा रहा हूं, मतलब डोर के बारे में ही नहीं पता ना। तो इसीलिए यहां पर ये टर्म यूज होता है। बैकडोर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। तो एक सिस्टम पे काफी टाइम तक एक्सेस चाहिए आपको, मतलब काफी टाइम तक उसकी इंफॉर्मेशन आती रहे। इस केस में हम लोग मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं। हम लोग प्रोफेशनली कैसे यूज करते हैं कि कितने हद तक मैं पेनिट्रेट कर सकता हूं, कितने टाइम तक कर सकता हूं, और कोई मेजर इन्वॉल्व है कि नहीं मेरे को रोकने के लिए। आपने एंटीवायरस स्कैन मतलब किया है कि नहीं, रेगुलर स्कैन करते हो कि नहीं, रेगुलरली चेक करते हो कि नहीं सिस्टम को। ये सब चेक करने के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं अपने एक्सेस को। और लेकिन जो इंडिविजुअल यूज कर रहा है, जो ब्लैक हैट है या जो ग्रे हैट है, वो तो यही चाहेगा ना कि मैं सिस्टम पे कॉन्स्टेंटली हमेशा के लिए एक्सेस पा लूं, किसी के फोन में मेरे को हमेशा एक्सेस मिलता रहे, हर बार हैक करने की जरूरत ना पड़े, मेरे को उसकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है हमेशा मिले। लेकिन कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एंटीवायरस या जो रेगुलर स्कैन्स होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज करते हैं ये स्टेप। तो यह है चौथा स्टेप। अब पांचवा स्टेप है क्लियरिंग लॉक्स। ये लॉक्स का मतलब क्या होता है? कोई आपने इवेंट किया है, कोई ऑपरेशन किया है, कोई टेस्टिंग वगैरह की है, या कोई भी एक नॉर्मल टेक्निकल ऑपरेशन है, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपने उसमें जो जो किया है वो सब लॉग फाइल में स्टोर होता है। जो एरर्स आए, जो एक्शंस परफॉर्म हुए, उनका एक्शन का मतलब जो मेटा डेटा है, जो टाइम है, डेट है, ये सब लॉग्स में होता है। तो क्लियरिंग लॉग्स करना है, लॉग्स को क्लियर करना है। क्यों?
क्योंकि आप जब सिस्टम में एक्सेस लेते हो ना तो काफ़ी सारी फाइल्स बन जाती हैं, या आप खुद से बहुत सारी फाइल्स बनाते हो, या जब आप मेंटेन करते हो एक्सेस को तो बैकडोर्स बनाते हो, तो वो बैकडोर्स को आपको रिमूव करना है ना, तभी तो आप ये मतलब आपकी हाथ की सफाई जो हम लोग मैजिक में बोलते हैं ना, यहाँ पर हमकी दिमाग की सफाई है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि हैक करते हैं तो किसी को पता भी न चले, हमको एनोनिमस रहना है, तो इसीलिए हमने हैक कर दिया। उसके बाद हम लोग चले गए तो मतलब बाद में कोई ढूंढ ना सके कि हमने हैक किया था सिस्टम को, कोई हमारा पता ना लगा सके, कोई हमको ट्रेस ना कर सके। तो इसीलिए हम लोग को लॉक्स क्लियर करने पड़ते हैं, रिमूविंग ट्रेसेस एंड रिकॉर्ड्स। तो आप पकड़े जाने के डर से भी करते हो, लेकिन कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं, हम लोग ये ढूंढते हैं कि कोई फॉरेंसिक कर पा रहा है कि नहीं यहाँ पर कंपनी में। तो अगर फॉरेंसिक की कोई डेटा नहीं है तो उस केस में हम लोग को लॉक्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग लॉक्स क्लियर कर रहे हैं और उनको फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनको फॉरेंसिक में काम करना पड़ेगा, फॉरेंसिक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनको। तो इसलिए कॉर्पोरेट में हम लोग क्लियरिंग लॉक्स यूज करते हैं एथिकली। तो ये बेसिकली 5 स्टेप हैं, इन्हीं सारे स्टेप्स में हैकिंग होती है सिस्टमैटिक वे में, और कोई कोई स्टेप्स ऑप्शनल है इसमें, जैसे मेंटेनिंग एक्सेस, लेकिन जो 5 है ना, मिनिमम जो 5 है वो यही हैं। और इसी तरीके से आप करोगे पूरा जो कोर्स है मेरा, या जनरली भी आप जो भी कोर्स पढ़ोगे ना, यही स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, और एक्चुअल में ऐसे ही होती है वैसे तो। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।